जैसी नहीं रही। जो कभी हरी भरी जमीन थी अब रेत और राख में बदल चुकी है। लोगों की बढ़ती जरूरतों और लालच ने इस धरती को बर्बाद कर दिया है। बारिश देखे हुए सालों बीत चुके हैं। भूख, बीमारियां और सूखा, इन सब ने इंसानों को कीड़ों की तरह रेंगने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया की 90% आबादी मिट चुकी है और जो बाकी बचे हैं वो भी बस जिंदगी को खींच रहे हैं। पर इस वीरान दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उम्मीद की आखिरी चिंगारी को जिंदा रखे हुए हैं। ये कहानी है फ्यूरियोसा की, एक निडर और जिद्दी औरत की जो अपनी दोस्त वेल्किरी के साथ सरहद पार निकल पड़ी है। मकसद बस इतना कि कहीं से कुछ फल मिल जाएं ताकि उनके लोग एक दिन और जी सकें। फ्यूरियोसा पेड़ से फल तोड़ ही रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ खूंखार शिकारियों पर पड़ी। वो लोग किसी बड़े जानवर को काट रहे थे। मौका देखकर फ्यूरियोसा दबे पांव उनकी बाइक के पास पहुंची और पेट्रोल पाइप काटने लगी ताकि अगर वो पकड़ भी ली जाए तो बाइक चालू ना हो सके। लेकिन तभी एक शिकारी ने उसे देख लिया। फ्यूरियोसा बिजली की तरह पलटी, उसके सीने में चाकू उतारा और जोर से विसल बजा दी। संकेत था मदद का। आवाज सुनते ही हरी घाटी में हलचल मच गई। दो जांबाज औरतें घोड़े पर सवार, हाथों में बंदूकें लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ी। वेल्किरी ने दूर से ही चिल्लाकर बताया, शिकारी फ्यूरियोसा को उठा ले गए हैं। बस फिर क्या था, उन दोनों ने बाइक सवारों का पीछा शुरू कर दिया। थोड़ा आगे जाकर वो वलीनी ने घोड़े से छलांग लगाई और स्नाइपर गन से एक शिकारी को उड़ाया। दूसरे शिकारी को जबासा ने धर दबोचा और उसकी बाइक पर कब्जा कर लिया। वो वलीनी को घाटी की सुरक्षा के लिए पीछे रहना पड़ा जबकि जबासा अकेली निकल पड़ी फ्यूरियोसा को वापस लाने। इधर फ्यूरियोसा को धीरे धीरे होश आने लगा था। तीनों शिकारी करीब 180 की स्पीड से रेगिस्तान में भाग रहे थे। तभी दूर से गोली चली। जबासा का वार था। एक शिकारी गिर पड़ा। बाकी दो तुरंत कवर में आकर रुक गए और दूरबीन से देखने लगे कि कौन पीछा कर रहा है। इसी बीच फ्यूरियोसा ने अपने दांतों से टंकी का पाइप काट दिया। पेट्रोल रेत पर फैल गया और बाइक का इंजन झटका खाकर बंद हो गया। वो लोग जैसे तैसे बचने की कोशिश करने लगे पर पीछे से जबासा की ठंडर बाइक रेगिस्तान की हवा बनकर आ रही थी। वो बाइक थी रेगिस्तान की शेरनी, गर्म रेत पर बिजली की तरह भागने वाली। शिकारी अपनी बाइक ठीक करने में जुटे ही थे कि फ्यूरियोसा भाग निकली। वो हवा से भी तेज थी। अगर पीछा भी करते तो शायद पकड़ न पाते, मगर किस्मत बेरहम थी। दूसरे शिकारी ने उसे दबोच लिया, पीठ पर बांधा और कबीले की तरफ निकल पड़ा। अब कहानी बस शुरू हुई थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो पूरी धरती के लिए खेल बदल देने वाला था। जबासा को लगा कि शिकारी अब उसके हाथ से निकल चुके हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ी, स्नाइपर सेट किया और ट्रिगर दबाते ही एक शिकारी की खोपड़ी के परखच्चे उड़ गए। मगर दूसरा बहुत चालाक था। उसने तुरंत फ्यूरियोसा को अपनी पीठ पर बांध लिया ताकि कोई उस पर गोली न चला सके। वो खुद से ज्यादा उसे ढाल बनाकर चल रहा था। उसकी इस हरकत को देख उसका पूरा काफिला तालियां बजाने लगा। वो गर्व से बोला, आज मैंने एक ऐसा स्वर्ग देखा है जहाँ पानी है, हरियाली है, फल फूल हैं, जानवर हैं, एक असली जन्नत। सबके चेहरों पर हैरानी थी, लेकिन फ्यूरियोसा के दिल में आग थी, क्योंकि वो जानती थी अगर ये लोग हरी घाटी तक पहुंच गए तो उसकी दुनिया तबाह हो जाएगी। और उसी पल उसने बिना सोचे उस शिकारी की गर्दन हलाल कर दी। फौरन फ्यूरियोसा को घसीटकर उनके मुखिया डिमेंटस के सामने लाया गया। वो आदमी जो खुद को रेगिस्तान का भगवान समझता था। उसके आदमी बोले, मालिक, ये लड़की उस जगह से आई है जहाँ पानी और अनाज दोनों हैं। डिमेंटस ने एक नजर फ्यूरियोसा पर डाली। उसके चेहरे की चमक और शरीर की हालत देखकर उसे यकीन हो गया कि ये झूठ नहीं हो सकता। उसने तुरंत अपने एक आदमी को बुलवाया पूछताछ के लिए। वो बेचारा बुरी तरह घायल था, बोल भी नहीं पा रहा था, इसलिए उसे उल्टा लटका दिया गया ताकि वो नक्शा बना सके। लेकिन वो एक लकीर भी नहीं खींच पाया, क्योंकि फ्यूरियोसा ने अपनी बेड़ियों के बीच से ही उसकी आखिरी सांस खींच ली। डिमेंटस को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ क्या करना है। उसने फ्यूरियोसा की निगरानी के लिए अपनी सबसे भरोसेमंद लड़की को लगा दिया। लेकिन तभी आसमान काला पड़ गया। एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। हर तरफ धूल, रेत और गड़गड़ाहट। इसी अंधड़ का फायदा उठाकर जबासा ने पहरेदार को ठिकाने लगाया और सीधे डिमेंटस के कैंप में घुस गई। वहां वही लड़की थी जो डर से कांप रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि कृपया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फ्यूरियोसा ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और उसे जिंदा छोड़ दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही फ्यूरियोसा वहां से निकली, वो लड़की भागकर सीधे बाकी सैनिकों को खबर दे दी। उनके स्नाइपर ने निशाना साधा और गोलियां जाकर फ्यूरियोसा की सेकंड फ्यूल टैंक पर लगी। एक जोरदार धमाका हुआ। गनीमत थी कि उसके पास एक एक्स्ट्रा टैंक था, वरना वो पल वहीं उसका आखिरी पल होता। वो और जबासा किसी तरह रेगिस्तान पार करती चली जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दुश्मनों का काफिला उनके पीछे था। अब अगर उन्होंने सीधा रास्ता लिया तो वो लोग हरी घाटी तक पहुंचकर सब कुछ तबाह कर देंगे, और अगर मुड़ी तो शायद जिंदा लौटना नामुमकिन होगा। रेगिस्तान की तपती रेत पर जबासा ने अपनी आखिरी उम्मीद अपनी बेटी फ्यूरियोसा के हाथों में सौंप दी। उसने अपनी मुट्ठी खोली
और एक छोटा सा बीज निकालकर फ्यूरियोसा के हथेली पर रख दिया। धीरे से बोली, ये बीज तुम्हारा निशाना है, चाहे जितना वक्त लगे तुम्हें लौटकर इसे फिर से बोना है। याद रखना बेटा, हरी घाटी तुम्हारा घर है और घर कभी छोड़ा नहीं जाता। फ्यूरियोसा की आंखों में आंसू थे, पर हौसला अब भी जिंदा था। उसने बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार में रेत के तूफान में गायब हो गई। लेकिन उधर डिमेंटस अपने काफिले और खोजी कुत्तों के साथ तेजी से पास आता जा रहा था। रेगिस्तान की हर रेत का झर्रा अब जंग की गंध दे रहा था। जबासा ने मोर्चा संभाल लिया। अगर आज मरना ही है तो अपनी मिट्टी के लिए मरूंगी। उसने बंदूक उठाई और एक के बाद एक दुश्मनों को ढेर करने लगी। लेकिन दुश्मन हजारों थे और वो अकेली। लड़ते लड़ते आखिरकार वो पकड़ ली गई। उसे जिंदा एक सूखे पेड़ से उल्टा टांग दिया गया, रेगिस्तान की आग में जलने के लिए। दूर से ये सब देखकर भी फ्यूरियोसा खुद को रोक न सकी। वो वापस लौटी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ को उसके सामने ही जिंदा जलाया गया। डिमेंटस गरजा, बता हरी घाटी कहाँ है? पर जबासा ने एक शब्द तक नहीं बोला। उसने आखिरी सांस तक अपने लोगों के राज की हिफाजत की और शहीद हो गई। फ्यूरियोसा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस आग थी। उसे पकड़कर लोहे की जंजीरों में बांध दिया गया, पर किसी को नहीं पता था कि अब ये वही मासूम लड़की नहीं रही, अब ये एक तूफान बन चुकी थी। अगले दिन डिमेंटस फिर से अपने काफिले के साथ हरी घाटी की तलाश में निकल पड़ा। रेगिस्तान में धूप झुलसा रही थी। तभी अचानक आसमान में लाल गुलाल उठा, किसी संकेत की तरह। वो सब उधर मुड़े और उन्हें रास्ते में एक अजीब सा आदमी मिला, टकला, जिसके सिर में तीर धंसा हुआ था। वो भ्रम में जी रहा था कि वो वल्हाला यानी स्वर्ग पहुंच चुका है। डिमेंटस हंसा और बोला, अभी नहीं दोस्त, तू अब भी जिंदा है। फिर उसने पूछा, क्या तू किसी ऐसी जगह को जानता है जहाँ पानी, पेड़ और खाना सब कुछ है? टकले ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। बस यही सुनते ही डिमेंटस का पूरा काफिला उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा। घंटों, दिनों और रातों की यात्रा के बाद उन्हें आखिरकार एक विशाल जगह दिखी। एक किला, ऊंची दीवारों वाला, जो किसी मरते हुए साम्राज्य का बचा हुआ टुकड़ा लगता था। अंदर के लोग भूख और बीमारी से कराह रहे थे। डिमेंटस वहां पहुंचा और गरजते हुए बोला, अब से ये किला मेरा है, या तो झुको या मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसके हजारों योद्धा गर्जना करने लगे। तभी उस किले का असली मालिक सामने आया, इमोर्टन, जो सफेद सूट में लिपटा हुआ, जो मशीन की तरह सांस लेता था। उसकी चाल में एक राजा की ठंडक थी। जंग शुरू होने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले इमोर्टन, जो कि एक सैनिक ने आगे बढ़कर एक नमूना पेश किया, वो मुस्कुराते हुए अपनी जान दे देता है, एक ही इशारे पर, बिना हिचकिचाए। डिमेंटस के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके सामने अब एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसके पास 1000 ऐसे सैनिक थे जो उसके एक इशारे पर मरने को तैयार थे। असल में इमोर्टन जो ने इन सब का ब्रेन वॉश कर दिया था। उन्हें यकीन था कि जो उसके लिए रणभूमि में मरेगा उसे मिलेगा वल्हाला, एक पवित्र स्वर्ग जहां केवल युद्ध में शहीद होने वाले जा सकते हैं। देखते ही देखते इमोर्टन, जो कि जंगबाज बारूदी भाले लिए तूफान की तरह टूट पड़े। डिमेंटस के काफिले में भगदड़ मच गई। चारों तरफ आग, धुआं और चीखें। अब बस एक ही रास्ता था, भागो वरना खत्म हो जाओ। वो लोग क्रेन से गाड़ियां तक उठा रहे थे और तभी फ्यूरियोसा की गाड़ी भी उनके निशाने पर आ गई। लेकिन डिमेंटस ने ये सब देख लिया। वो जोर लगाकर, जान दांव पर लगाकर उसे नीचे खींच लाया। तभी नीचे की सुरंगों से आदमखोर औरतें फ्यूरियोसा पर झपट पड़ी, मानो आज उसका शिकार पक्का हो। किसी तरह डिमेंटस ने तलवार चलाकर उसे छुड़ाया और दोनों हाथी पर सवार होकर वहां से 9-2-11 हो गए। अब वो दूर बैठकर किले पर नजर रखने लगे। तभी उन्हें एक नई जगह का पता चला, डीजलगढ़। ये वो जगह थी जहां इमोर्टन, जो लोगों को पानी, फल और खाना देता था और बदले में उनसे डीजल लेता था। लेकिन जब उसका काफिला टैंकर भरकर डीजलगढ़ से बाहर निकला, डिमेंटस ने अपने लुटेरों को छोड़ दिया। हमले की बौछार में पूरा काफिला खून में नहा गया। टैंकर उनके हाथ लग गए, मगर डिमेंटस यहीं नहीं रुका। अब वो पूरा डीजलगढ़ कब्जे में लेना चाहता था। उसने अपने सारे टकले सैनिकों को इमोर्टन, जो कि जंगबाजों की तरह तैयार किया और एक खतरनाक नकली सीन रचा, ताकि डीजलगढ़ वालों को लगे कि जो कि टैंकर पर कोई हमला हो गया है। लेकिन जैसे ही वो गढ़ के मुख्य द्वार के करीब पहुंचे, दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। इमोर्टन, जो का भाई, जो वहां का शासक था, किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी डिमेंटस ने पागलपन की हद पार कर दी। वो अपने ही लोगों पर हमला करने लगा ताकि सब कुछ असल लगे, और उसका दांव काम कर गया। डीजलगढ़ का विशाल दरवाजा खुल गया। बस जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर छिपे जो के असली जंगबाजों ने झपट्टा मारा। उन्होंने जो के भाई को पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों में पूरा डीजलगढ़ डिमेंटस के कब्जे में था। इसके बाद डिमेंटस ने इमोर्टन, जो के पास एक खौफनाक पैगाम भेजा, उसके भाई की कटी हुई उंगली के साथ। जो ने गुस्से में उसकी गर्दन उतारने की कसम खाई, मगर डिमेंटस कोई आम लड़ाका नहीं था। उसने चालाकी से कहा, अगर मैं शाम तक जिंदा डीजलगढ़ नहीं लौटा तो मेरे लोग इस जगह को उड़ा देंगे। अब खेल शुरू हो चुका था और दांव पर था सिर्फ एक चीज, जिंदगी या मौत।
इसी उथल पुथल में डिमेंटस के हाथ से हथियार फिसल गया और एक ही झटके में इमोटन, जो कि भाई की सांसें थम गईं, जो गुस्से से तिलमिला उठा। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में जहर। क्या चाहिए तुम्हें? उसने दहाड़ते हुए पूछा। डिमेंटस मुस्कुराया, जैसे उसे इसी पल का इंतजार था। अब से डीजलगढ़ मेरी हुकूमत में रहेगा, उसने कहा। एक टैंकर तेल के बदले दुगना अनाज, दुगने फल, दुगनी सब्जियां, सब कुछ दुगनी मात्रा में चाहिए। इमोटन, जो को पता था कि उसकी मशीनें, खेत और पानी के सारे पंप तेल पर ही चलते हैं और अगर उसने इनकार किया तो उसका साम्राज्य एक दिन में ढह जाएगा। वो मजबूर था, डील माननी ही पड़ी। लेकिन तभी जो की नजर फ्यूरियोसा पर पड़ी, उसकी आंखें ठहर गईं। इस डील के तहत उसने फ्यूरियोसा को अपनी मांग में शामिल कर लिया। असल में इमोटन, जो कि बहुत सी बीवियां थीं, मगर कोई भी उसे अब तक एक स्वस्थ बेटा नहीं दे पाई थी, एक ऐसा वारिस जो उसके राज को आगे बढ़ाए। फ्यूरियोसा मजबूत थी, स्वस्थ थी और जो को यकीन था कि वही उसे उसका वारिस दे सकती है। डील पक्की हो गई और फ्यूरियोसा को बाकी बीवियों के साथ तिजोरी जैसे बंद कमरे में कैद कर दिया गया। लेकिन वो टूटी नहीं। उसने अपने सिर के सारे बाल काट डाले, उनसे एक नकली विग बनाई और भागने की तैयारी शुरू कर दी। उसी रात इमोटन, जो का बेटा विक्टस, उसे चुपके से उठाकर ले गया। वो उसके हाथों पर बने नक्शे को देखकर कुछ समझ ही रहा था कि फ्यूरियोसा ने झटके से हाथ छुड़ाया और भाग निकली। विक्टस उसे पकड़ न सका और ये बात उसने किसी से नहीं कही। कई साल गुजर गए। फ्यूरियोसा अब उन्हीं में एक लड़के के रूप में काम करने लगी। वो हर काम में माहिर थी, इतनी कि बार बार उसे प्रमोशन मिलता रहा। लोग उसे गूंगा समझते थे क्योंकि उसने सालों तक एक भी शब्द नहीं बोला। उसकी खामोशी में ऐसा दर्द था जिसे कोई समझ नहीं सकता था। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। उसे मौका मिला जंगी टैंकर पर काम करने का, फल सब्जी हाथों में, जो अब तक एक भी मिशन में नाकाम नहीं हुआ था। मगर आज हालात कुछ और थे। पीछे से खोपड़ी गैंग के खूंखार लुटेरे उन पर टूट पड़े। उनके पास पैराशूट, ग्लाइडर, बारूदी हथियार, सब कुछ था। आसमान से बरसते हुए वो टैंकर पर हमला करने लगे। कुछ ही मिनटों में जंग का मैदान नरक बन गया। फ्यूरियोसा के लिए ये उसका पहला दिन था, लेकिन लग रहा था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। वो किसी तरह ऊपर चढ़ी। चारों तरफ मौत, धुआं और धमाके। ज्यादातर साथी मारे जा चुके थे। और फिर जब उसने खुद कमान संभाली तो खोपड़ी गैंग के लुटेरे समझ गए अब वो किसी आम औरत से नहीं बल्कि फ्यूरियोसा के कहर से टकरा चुके हैं। इसी खौफनाक जंग के बीच जैक को एक ऐसा राज पता चला जिसने सब कुछ बदल दिया। छोटू, असल में छोटू नहीं बल्कि छोटी थी, यानी फ्यूरियोसा। दोनों ने मिलकर खोपड़ी गैंग का ऐसा हाल किया कि उनके नाम से ही लोग कांपने लगे। मगर तभी मौका मिलते ही फ्यूरियोसा ने जैक पर गन तान दी, पर उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैक ने एक झटके में उसे ट्रक से बाहर फेंक दिया। वो चाहता तो उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल गया। उसकी बहादुरी, उसका जुनून जैक को छू गया। वो मुस्कुराया और बोला, भागकर जाएगी भी तो जाएगी कहाँ? चारों तरफ बस धूल, मौत और मशीनें हैं। अगर साथ रहोगी तो मैं तुम्हें इस रोड की रानी बना दूंगा। फ्यूरियोसा ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिला दिया। एक हफ्ते बाद दोनों ने जंगी टैंकर में माल लोड किया और बुलेट बाग की ओर निकल पड़े। वो जगह जहां बारूद, बंदूकें और गोलियां जन्म लेती थीं। वहां के शासक आर्थर से उन्होंने खाने पीने की चीजों के बदले हथियारों की डील की। मिशन पूरा हुआ और दोनों सही सलामत लौट आए। साथ बिताए हर पल के साथ उनके बीच का रिश्ता गहराता गया। अब वो सिर्फ साथी नहीं रहे, एक दूसरे की कमजोरी बन चुके थे। एक रात फ्यूरियोसा ने जैक को अपना बचपन का नक्शा दिखाया। यही है मेरा घर जहां मुझे लौटना है। जैक ने बिना झिझक कहा, तो मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन जब वक्त सही होगा। अगले हफ्ते उन्हें डीजलगढ़ की ओर रवाना होना था, मगर हालात वहां किसी नरक से कम नहीं थे। भूख से तड़पते लोग टैंकर पर टूट पड़े, सारा सामान लूट लिया, बदले में एक बूंद डीजल तक नहीं मिली। किसी तरह वहां के हाकिम डिमेंटस ने उन्हें बचाकर बाहर निकाला। उसने कहा, 3 दिन बाद मीटिंग होगी। वीरानगढ़, डीजलगढ़ और बुलेट बाग, तीनों जगह के शासक मिलकर इस भूख के मसले को सुलझाएंगे। जैक ये खबर लेकर लौटा तो इमोटन, जो के बेटों का खून खौल उठा। उनका मानना था कि डिमेंटस को अब जिंदा छोड़ना कमजोरी होगी, मगर डर ये था कि अगर उसने डीजलगढ़ उड़ा दिया तो उसे फिर बनाने में सदियां लग जाएंगी। इसलिए वो सही वक्त का इंतजार करने लगे और वो वक्त अब आ चुका था। प्लान साफ था। मीटिंग के दिन ही डिमेंटस का अंत। बुलेट बाग का आर्थर भी उनके साथ मिल चुका था। जैक को हुक्म मिला, टैंकर को बुलेट बाग ले जा, उसे हथियारों और बारूद से भर दे। जैक ने फ्यूरियोसा से कहा, खाना, बाइक, सब कुछ तैयार रखना। इस बार हमें जंग नहीं, एक खेल खेलना है, मौत के साथ। सफर खत्म हुआ। दोनों बुलेट बाग के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि अचानक गोलियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चारों तरफ धुआं, बारूद और मौत का मंजर था। फ्यूरियोसा और जैक ने मोर्चा संभाला ही था कि पीछे से डिमेंटस के लोग काफिला लेकर आ धमके। मतलब साफ था, डिमेंटस ने चाल चल दी थी और अब जंग नहीं, जाल बिछ चुका था। 3 दिन पहले ही डिमेंटस ने चाल चल दी थी, एक ऐसी चाल जिसने पूरे रेगिस्तान का पासा पलट दिया। उसने बड़ी चतुराई से मीटिंग रखी वीरानगढ़ में, ताकि बुलेट बाग का शासक आर्थर अपनी फौज समेत वहां चला जाए और उनकी गैर मौजूदगी में वो बुलेट बाग पर धावा बोल बैठा। गोला बारूद, फैक्ट्री, मजदूर
सब उसके कब्जे में आ चुके थे, लेकिन तभी दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो था जैक अपने जंगी टैंकर के साथ। उसने बिना वक्त गंवाए बुलेट बाग की दीवारों को तोड़ते हुए हमला बोल दिया। उधर ऊंचाई से फ्यूरियोसा उसे कवर दे रही थी। डिमेंटस के लोग रॉकेट लॉन्चर ताने खड़े थे, मगर फ्यूरियोसा ने उन्हें सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी। जो जरा सा भी सिर उठाता, गोली सीधा माथे के पार। मगर डिमेंटस कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। उसने पहले उसकी पोजीशन ट्रैक की, फिर एक प्यादे को ढाल बनाकर रॉकेट लॉन्चर से वार किया। धां! पूरा टावर हिल गया। फ्यूरियोसा नीचे गिरी, धूल और आग के बीच लहूलुहान, लेकिन जिंदा थी। ये देखकर जैक पागल हो उठा। उसने टैंकर सीधा उस टावर में ठोक दिया जहां डिमेंटस खड़ा था। वो किसी तरह बच निकला, पर उसका आधा किला मलबे में दब गया। फ्यूरियोसा लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। पास में एक मोटरसाइकिल थी। दोनों उस पर चढ़े और रफ्तार से हरी घाटी की ओर भागे, लेकिन मौत के पहियों पर बैठा डिमेंटस भी पीछे पीछे आ रहा था, अपनी मॉन्स्टर ट्रक में। रेगिस्तान की हवा में गोलियों की गूंज फैल गई। दोनों गाड़ियां आमने सामने दौड़ रही थीं, जैसे दो जानें आखिरी सांस से पहले टकराने को तैयार हों। गोलियों की बारिश में डिमेंटस का एक आदमी मारा गया। जैक के कंधे में गोली धंस गई और बीच में फंसी फ्यूरियोसा का एक हाथ कुचल गया। दोनों पकड़े गए और अब डिमेंटस का क्रोध अपने चरम पर था। उसकी आंखों में बदला जल रहा था, क्योंकि इन दोनों ने उसके साम्राज्य के सपने को चूर चूर कर दिया था। बुलेट बाग, बारूद, फैक्ट्री सब राख हो चुका था। उसने फ्यूरियोसा को उसके टूटे हाथ से बांध दिया ताकि वो देख सके अपने प्रेमी जैक की मौत का हर पल। जैक को बाइक के पीछे बांधा गया और उसे गोल गोल घुमाया गया, तब तक जब तक सांस टूट न जाए। फिर उसके शिकारी कुत्ते छोड़े गए। रेत का तूफान उठा और जैक की लाश को कुत्ते घसीटते रहे। यह नजारा किसी भी इंसान के दिल को हिला देने वाला था। अब बारी थी फ्यूरियोसा की, लेकिन वो कोई आम औरत नहीं थी। उसने अपना ही हाथ काट कर खुद को छुड़ा लिया और भाग निकली। रेगिस्तान, लहू, धूल और दर्द सबको पार करते हुए वो पहुंची वीरानगढ़ के किले पर। पहरेदारों ने जब उसका नाम सुना, प्रेटोरियन फ्यूरियोसा, तो दरवाजे खुल गए। अंदर इमोर्टन जो और बाकी शासक अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि डिमेंटस ने खुद मीटिंग रखी, फिर आया क्यों नहीं। तभी किसी ने बाहर इशारा किया। डीजलगढ़ से धुआं उठ रहा है। सबका चेहरा सख्त हो गया। ऐसा लग रहा था मानो डिमेंटस डीजलगढ़ को उड़ा चुका है। तभी दरवाजे से फ्यूरियोसा अंदर आई, खून से लथपथ, मगर आंखों में आग थी। वो बोली, वो धुआं असली नहीं है, वो एक जाल है। डिमेंटस ने बुलेट बाग पर कब्जा कर लिया है और अब वो यहीं आ रहा है। अगर हम डीजलगढ़ गए तो समझो सब खत्म। उसकी हर बात सच निकली। रेत के पार, सूरज की चमक के बीच, डिमेंटस की मॉन्स्टर ट्रक डस्ट स्टॉर्म को चीरती हुई वीरानगढ़ की ओर बढ़ रही थी। जंग अब आखिरी पड़ाव पर थी। या तो डिमेंटस का अंत होगा या पूरी दुनिया का। डिमेंटस अपने काफिले के साथ वीरानगढ़ के किले के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, लेकिन चालाकी से, ताकि किसी को भनक तक न लगे और रेत का तूफान भी न उठे, उन्होंने सड़क पर तेल छिड़क कर आगे बढ़ना शुरू किया। उधर इमोर्टन, जो भी कोई मामूली दुश्मन नहीं था, उसने वही दिखाया जिसकी उम्मीद डिमेंटस को थी। दूर से उसे एक विशाल काफिला दिखाई दिया, जिससे उसे लगा कि डीजलगढ़ के लोग बचाव के लिए निकल चुके हैं, मगर असल में वो एक जाल था। कुछ गाड़ियां बस रेत उड़ाती हुई दिख रही थीं, जबकि असली सेना कहीं और थी। इसके बाद शुरू हुआ वो भयानक युद्ध जो पूरे 40 दिनों तक चलता रहा। वीरानगढ़ की धरती खून से लाल हो चुकी थी। गोलियों की गूंज, बारूद की बू और मौत की चीखें चारों तरफ फैली थीं। आखिर 21वें दिन डिमेंटस मैदान छोड़कर भाग गया। वो इमोर्टन जो से बुरी तरह हार चुका था। इधर इन 40 दिनों में फ्यूरियोसा भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने अपने कटे हाथ की जगह एक लोहे का रोबोटिक हाथ लगाया और बदले की आग में जलते हुए डिमेंटस को खत्म करने निकल पड़ी। उसी दौरान रणभूमि में इमोर्टन जो के दोनों बेटे अपनी गाड़ी दुरुस्त करने में लगे थे ताकि डिमेंटस का पीछा कर सकें, मगर गाड़ी जैसे ही ठीक हुई, फ्यूरियोसा ने उसे झटके से छीन लिया और अपने दुश्मन के पीछे निकल पड़ी। डिमेंटस को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो अपने काफिले को 3 दिशाओं में बांट देता है। लेकिन फ्यूरियोसा चालों की मास्टर थी। वो उसके हाथी को पहचान चुकी थी। करीब जाकर देखा तो समझ गई कि वो फिर से उसे धोखा देकर निकल गया है। फिर भी वो पीछे नहीं हटी। वो उसी जलते रेगिस्तान में उसे ढूंढती रही, जब तक कि आखिरकार उसने उसे पा नहीं लिया। अब डिमेंटस के पास गोलियां खत्म थीं, ताकत भी जवाब दे चुकी थी। वो भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन रेत पर इंसान कहां तक भाग सकता है। थककर वो फ्यूरियोसा के कदमों में गिर पड़ा। फ्यूरियोसा ने उसे बेहोश किया, फिर उसकी गर्दन पर बंदूक रखकर कहा, याद है तूने मेरी माँ को जिंदा जलाया था। डिमेंटस मुस्कुराया और बोला, मार दे मुझे, तेरी माँ तो लौट कर नहीं आएगी। मुझे मारकर तू सुकून पा लेगी, लेकिन वो मंजर तेरे जहन से कभी नहीं जाएगा। तू उसी आग में जलती रहेगी उम्र भर। फ्यूरियोसा ने ट्रिगर नहीं दबाया, क्योंकि मौत बहुत आसान सज्जा थी। उसने उसे ऐसी यातना दी जो इंसान तो क्या, रेत के झर्रे भी याद रखें। वो उसे जिंदा रखती है, उसी वीरानगढ़ के किले में, जहाँ अब उसे